हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो। आज हम इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड पार्ट, जिसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी डिफाइंड एज इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स और रोटेशंस दैट स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ सिस्टम। कहने का मतलब है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन है वो किस प्रकार का हो सकता है, उसकी जो नंबर है उसको डिफाइन करने का एक तरीका है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ए मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन स्पेस नीड्स 3 कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई इट्स लोकेशन। यानी जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट से बताते हैं कि उसकी इस समय पोजीशन या लोकेशन क्या है। इफ इट इज constrained to move in a plane, it needs to, if constrained to move along a line, it needs just one coordinate to locate it। यानी अगर हम किसी मॉलिक्यूल को कहें कि एक लाइन के ऊपर चल रहा है तो हमें केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट चाहिए कि इस समय पोजीशन क्या है उसकी, 5 है, 6 है या कहां पर है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए रूम, वी विल टाई ए थिक rope from one wall to another, take a ball which is moving straight on the rope, the ball has only 1 degree of freedom। यानी केवल एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहां पर, वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में ही मूव कर सकती है। कंसिडर इफ द बॉल इज ऑन द फ्लोर विच इज co-dimensional, एंड जस्ट मिनट, हाँ, ball is on the floor which is 2-dimensional and then the ball can move along 2 dimensions। जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर अगर कोटिंग हम देखें, किसी फ्लोर को ले लें तो 2 डायमेंशनल हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसी तरह हम अगर एयर में कहीं पर बॉल को थ्रो करते हैं तो हमें उसको उसकी लोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशंस की जरूरत होगी, जिसे हम 3D बोलते हैं। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर हो गई 3। ठीक है, यानी बॉल का मूव करने का तरीका। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैटेगरीज क्या क्या है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? सबसे पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। ट्रांसलेशनल मीन्स मोशन ऑफ द बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरी जगह जाने पर जो मोशन होती है उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। मैकेनिक्स वाला ये ट्रांसलेशनल है ये। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर। जैसे मान लो हम O2 की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, तो 2 एटम होंगे और वो आपस में बॉन्डेड है। The 2 oxygen atoms along with the bond are considered as a whole body. When the body as a whole is moving from one point to another, it is known as translational। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Consider a molecule which is free to move in the space, so it will need 3 coordinates। अगर हम स्पेस की बात करें तो वहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x, y एंड z। Therefore it has 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हम ऑलरेडी अभी हमने बॉल का एग्जांपल लेके देखा था, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की ही हम बात कर रहे थे। Similarly, a molecule which is free to move in a plane which is 2-dimensional and so it needs 2 coordinates to specify its location. Therefore, it has 2 degree of freedom। Similarly, a molecule which has free to move in and needs 1 coordinate to specify its location, that we can say it is 1 degree of freedom। कहने का मतलब है लोकेशन को डिनोट करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है, यही आपकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है ना? मान लो 2 कोऑर्डिनेट से हम बता सकते हैं किसी की लोकेशन, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। जहां 3 की जरूरत है वहां 3 होगी। अब ये की पॉइंट्स है, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मोनोएटॉमिक गैस होती है जिसमें एक ही एटम होता है ना, उसके अंदर उस गैस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होती है। बाकी तरह की जैसे रोटेशनल वगैरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हीलियम एटम, हम किसकी बात है, एग्जांपल दे रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस का, तो इसमें जो हीलियम एटम है
हीलियम एटम की अगर बात करें तो इसमें केवल और केवल एक एटम होता है हीलियम का, तो इसका मतलब इसमें केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। Each translational degree of freedom contribute a term which contains square of some variable of motion. The variable of motion means the velocity. यानी कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अपने अपने तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करती है, और ये कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसमें एक टर्म जो यूज होती है वो होती है स्क्वायर ऑफ वेरिएबल ऑफ मोशन। वेरिएबल ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी। x डायरेक्शन में vx, y डायरेक्शन में vy, z डायरेक्शन में vj। द टर्म हाफ mvx स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर केवल जब हम मोशन की बात कर रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन होगा वो काइनेटिक एनर्जी का ही होगा। तो हाफ mv स्क्वायर x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं vx स्क्वायर, ये एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। This is kinetic energy which is involved in the motion of the molecule from one point to another. In the thermal equilibrium, average of each term is half kBT. kBT यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आप लोग जानते हो kB का मतलब क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी ये काइनेटिक एनर्जी होगी जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। समझ में आया? जैसे यहाँ पर एक ये बॉल ली है, इसमें 3 डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है, हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत है इसकी लोकेशन बताने के लिए, तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। राइट, नाउ वी विल स्टडी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट रोटेशंस दैट स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ ए बॉडी और सिस्टम। देयर इज अ रोटेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट। ठीक है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैपेंस ओनली इन द डायएटॉमिक गैस। ये की पॉइंट्स अपने को बढ़िया से याद रखना है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ होगी? जहां डायएटॉमिक गैस की बात करेंगे हम, जिसमें कम से कम 2 एटम हो। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एडिशन टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होगी, उसके साथ डायएटॉमिक गैस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी। लेकिन मोनोएटॉमिक गैस की अगर हम बात करेंगे तो वहां केवल और केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। It is possible in the diatomic molecules as 2 atoms are connected together by a bond. So the rotation of one atom with respect to the another atom. ठीक है, दोनों का आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन वहां पर होती है। In diatomic there is a translation in addition to they have rotational degree of freedom also. For example, जैसे उसमें मोनोएटॉमिक गैस में हमने हीलियम का एग्जांपल दिया था, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, तो इसका मतलब वहां 2 परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, है ना? दो एटम है तो 2 रोटेशन पॉसिबल है ना? दोनों एक्सिस के अलोंग हो सकता है पहला एटम रुक जाए और दूसरा उसके रेस्पेक्ट में मूव करे। जैसे मान लीजिए ये 2 एटम है, ये 2 एटम है, तो हो सकता है कि ये अपने जगह पे आ जाए और ये इसके अकॉर्डिंग चारों तरफ मूव करे, या ये अपनी जगह पे रुक जाए और इसी एक्सिस के अलोंग ये मूव करे। 2 चीजें पॉसिबल है ना, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी रोटेशन। एज वेल एज यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो वो तो 3 होगी इसकी लोकेशन बताने के लिए। तो 3 + 2, 2 तो रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। Therefore, rotational degree of freedom contributes a term to the energy that contains square of a rotational variable of the motion। और रोटेशनल कौन सा होता है? ओमेगा मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल वेरिएबल्स मतलब ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी vx, vy, vz, there is angular velocity vx, wx, wy, wz। एंगुलर वेलोसिटी ये आ गई। सो रोटेशनल की एनर्जी को हम कैसे दिखाएंगे? आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा। ठीक है, 1 के लिए, सेकंड के लिए, और दोनों के साथ इसमें these are 3 rotational degree of freedom along with the 2 perpendicular axis। नहीं, 2 डिग्री ऑफ 2 आएगा यहाँ पर, 2 rotational degrees of freedom
विथ रेस्पेक्ट टू अलोंग विद द टू रोटेशनल एक्सिस। तो रोटेशनल एक्सिस हो जाएगी, 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। एनर्जी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? हाफ आई ओमेगा। हाँ, दोनों के लिए। नाउ रोटेशनल डीओएफ, डीओएफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। The rotational energy, the total energy contributes due to the degrees of freedom for oxygen molecule. There will be 3 rotational degree of freedom, half mv square। एक x एक्सिस के क्रॉसपोंडेंट x लिख देंगे दोनों में, y के तो y लिख देंगे और z की तो z लिख देंगे। और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें i ओमेगा स्क्वायर। ये i स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, i ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर ये कंफ्यूजन कर रहा है, तो मैं आपको इसमें करेक्ट लिख देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा, हाफ आई फॉर इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक बार फर्स्ट के लिए I1 W1 कर देना, ओमेगा 1 कर देना, दूसरे के लिए 2 करके इनको हम लिख सकते हैं। नाउ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तीसरी टाइप की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है वाइब्रेशनल। सम मॉलिक्यूल्स हैव मोड ऑफ वेरिएशन। It means the atoms oscillate along the interatomic axis like a one-dimensional oscillator. The vibration is observed in some molecules. For example, CO, carbon monoxide atom, oscillate along the interatomic axis like a one-dimensional oscillator. इसमें क्या कहता है कि वाइब्रेशंस होते हैं, और जैसे एक डायरेक्शन वन डायमेंशनल ऑसिलेटर होता है ना, उसकी तरह बिहेव करता है। और इंटर एटॉमिक एक्सिस पे, यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो एक्सिस है वहां पर वो वाइब्रेशन करता है। तो 2 एटम है, 2 एटम है ना यहाँ पर, तो 2 एटम है जो एक दूसरे के प्रति वाइब्रेट कर रहे हैं। द वाइब्रेशनल एनर्जी टर्म्स कंटेन स्क्वायर ऑफ वाइब्रेशन वेरिएबल्स ऑफ द मोशन। और देख लेते हैं आगे, वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो v यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन? dy बाई डी टी का होल स्क्वायर, या और प्लस में दूसरे में k यहाँ पर कांस्टेंट दे दिया, एम वी स्क्वायर से के वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर के वाई स्क्वायर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशंस होंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की उतनी ही सिग्निफिकेंस होगी जितनी की काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो एम वी स्क्वायर, वी की जगह dy बाई डी टी लिखा है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, जो कि किसी भी वाइब्रेशनल मोशन में हम ऑब्जर्व करते हैं। और के क्या हो गया? फोर्स कांस्टेंट एज वेल एज वन डायमेंशनल ऑसिलेटर। द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ द फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स 2 टर्म्स। 2 टर्म में यहाँ पर ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं, एक बार इससे हो सकता है, एक बार ऐसे हो सकता है। ठीक है, वाइब्रेशंस में ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे वापस यहाँ पर वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशंस मोशन को आप जानते हो। नाउ रोटेशनल मोशन अलोंग 2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग 2 पार्टिकल्स। यहाँ पर y और z डायरेक्शंस ले रहे हैं। वाइब्रेशनल मोशन अलोंग लाइन जॉइनिंग द 2 एटम्स। वाइब्रेशनल मोशन कहाँ होगी? जहां पर दोनों एटम कार्बन के और ऑक्सीजन के दोनों ऐड हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो C और O को मिलाने वाली जो एक्सिस है वहीं पर वाइब्रेशनल मोशन अपना वहां पर ऑब्जर्व होगी। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन में एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन में कर रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी एक वेरिएबल ऐसा है जिसकी स्क्वायर टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल ऐसा है जिसकी स्क्वायर टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन में क्या है? dy बाई डी टी का भी होल स्क्वायर है, के वाई स्क्वायर भी, यानी 2 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी स्क्वायर टर्म यहाँ पर एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये आगे की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें यहीं पे इसको ऑब्जर्व करना होगा। ये कंपैरिजन है तीनों तरह के एनर्जी मोड्स में। नाउ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी। According to this law, in equilibrium the total energy is equally distributed in all possible energy modes, with each mode having an average energy equal to half kBT। है ना? लॉ क्या कहता है कि जितनी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी।
यानी अगर हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री में तो इसमें भी हाफ के बी होगा और रोटेशनल डिग्री में भी हाफ के बी होगा, क्योंकि एक एक स्क्वायर टर्म थी। वाइब्रेशन में दो स्क्वायर टर्म थे, इसलिए दो कंट्रीब्यूट होंगे, 2 × ½ kb, 2 × ½ kb, क्योंकि यहां पर दो स्क्वायर टर्म थे। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस विल ओनली हैव ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम दे कैन हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती होगी, क्योंकि केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर एक का हाफ के बी हुआ तो 3 का कितना हो गया, 3/3 × ½ kb, यानी 3/2 kb। समझ में आ रहा है? 3/2 kb आ गया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूजिंग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस इज 3/2 kBT into Na। Na का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो गया 3/2 RT। ठीक है। अगर मैं इस T को स्पेसिफिक हीट के लिए नीचे ले लूं तो यहां बजाएगा 3/2 R। इसका मतलब ई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, 3/2 R। किसकी बात कर रहे हैं? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए आप लोग जानते हो Cp - Cv = R, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगी Cp आ जाएगी 5/2 R और इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5/3। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp और Cv का रेशियो होगा 5/3 ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिसको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ वीडियो को बैक ले जाए और फिर दोबारा पढ़े इसको, दोबारा मेरे साथ साथ मेरी बात को ध्यान से सुने, एकदम क्लियर हो जाएगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होता है ½ kBT, 3 का हो जाएगा 3/2 kBT, और इसको अगर हम उस रूप में लिखेंगे 3/2 RT और T को नीचे लेंगे 3/2 R और Cp - Cv = R को यूज करेंगे तो आपको Cp मिल जाएगा और Cp और Cv का रेशियो निकालो, है ना। इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। नाउ डायटोमिक गैस की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की। रिजिड डायटोमिक गैस मींस दे विल हैव ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन इसमें वाइब्रेशनल नहीं होगी। डायटोमिक एक ही गैस है ना, वाइब्रेशन कब होगा? जब दो अलग अलग टाइप के एटम्स ज्वाइन करके कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब डायटोमिक में तो एक ही जैसी गैस है, एक दोनों एटम सेम है, इसलिए वाइब्रेशनल मोशन वहां पर नहीं होगी। दे आर रिजिड ऑसिलेटर्स। रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल विल हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 होगी आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी टोटल होगी 5। अगर ए का कंट्रीब्यूशन वापस वैसे ही कैलकुलेट करेंगे सिमिलर, है ना, तो ए का कंट्रीब्यूशन ½ kb होगा, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3 तो ट्रांसलेशनल वाली 2 रोटेशनल वाली, तो 5 का कितना होगा 5/2 kb। तो गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी 5/2 kBT into Na और वही 5/2 RT। T को अगर हम नीचे ले लेंगे स्पेसिफिक Cv के लिए तो मिल जाएगा हमें 5/2 R, और इस 5/2 R को Cp - Cv = R में रखेंगे तो Cp कितनी आ जाएगी 7/2 R। So ratio of specific heat that is denoted by gamma will be equal to 7/5, 7/5। क्लियर? हाँ, क्लियर हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए। ना स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस नॉन रिजिड, जो रिजिड थी उसकी तो हम बात करें, अब नॉन रिजिड है तो क्या होगा? नॉन रिजिड है तो वहां पर वाइब्रेशंस डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एग्जिस्ट करेगी। 2 एटम्स है, अगर नॉन रिजिड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने एग्जांपल लिया था, तो वहां पर ये सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, वहां पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूड हो जाएगी। तो फिर काउंट कैसे करेंगे हम? 3 तो होगी ट्रांसलेशनल, 3 तो होगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल 2 हो गई और एक आ गई आपकी वाइब्रेशनल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भाई? 3 तो 5 और 1 6, है ना। कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका? तो ½ kb, ट्रांसलेशनल का हो गया, ये रोटेशन का हो गया
टू बाई सॉरी हाँ 2 × 2/2 हाफ KBT, और वाइब्रेशन का हो गया KB। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 3 तो यहां से आएगी और 2 यहां से, यानी 5/2 KB तो यहां से आ जाएगी। अरे 3 तो ये है ना ट्रांसलेशन, तो 3/2 KB और ये आ जाए, या इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो ना, आता है कंफ्यूजन में। ये 3 × हाफ KBT, यहाँ पर 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वाइब्रेशनल का 1 है तो इसका KB आएगा, तो KBT यहाँ आ गया। टोटल हो गया 7, है ना। 5/2 तो इसका, और KBT इसका वाइब्रेशनल का। लिखना आना चाहिए ये चीजें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया टोटल 7/2 RT, और अगर इसको CP/CV में रखेंगे तो आ जाएगा CP 9/2 R, और CV आ गया 7/2 R। यहां से रेशियो लेंगे तो 9/7, है ना। अभी एग्जाम्पल में आया था। There are 2 independent gases axis of rotation 1 and 2 normal to the axis joining the 2 oxygen molecules. It has 3 translational and 2 rotational degree of freedom. So now polyatomic gases. Specific heat capacity इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलीएटॉमिक गैसेस में क्या होगा कि यहाँ पर तो भाई अब आप जानते हो कि 3 तो आपको मिलेगी यहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ही मिलेगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और F क्या है कि नंबर ऑफ मोड्स, हमें नहीं पता कि वाइब्रेशंस किस किस एक्सिस के अलोंग होता है और कितनी बार हो रहा है। तो जितनी बार हो रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। एनर्जी में कंट्रीब्यूशन होगा इसका तो 3 × हाफ KBT होगा, ये तो फिक्स है। इसका भी 3 × हाफ KBT हो गया। डायटोमेटिक तो हम 2 ले रहे थे, लेकिन अब हमें नहीं पता, मैक्सिमम 3 टाइप का रोटेशन हो सकता है 3 एक्सिस का लॉन्ग, तो 3 हो गया मैक्सिमम। पॉलीएटॉमिक गैस ले रहे थे 3 ले लिया हमने, और F होगी जितने वाइब्रेशन मोड्स हैं, तो KBT को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो टोटल कितना हो गया, 3/3 + 3 तो ये हो गया 3/2, और 3/2 डेड, और डेड 3 हो गया, और 3 + F RT। CV कितना हो जाएगा 3/3 + F R। CP निकालेंगे, CV + R में रखेंगे तो यहाँ 4/F R हो गया, CP - CV = R से, और गामा आ जाएगा आपका 4 + F / 3 + F। ये पॉलीएटॉमिक गैस का हो गया। क्लियर। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स। कंसीडर देयर आर n atoms of solids. Each atom can oscillate about its mean position. Therefore vibration degree of freedom KBT, 1 dimensional KBT, वही चीजें इनको रिपीट किया गया है ना। तो जो सॉलिड होंगे यानी गैसेस जहां नहीं होंगी वहां हमें क्या ध्यान रखना कि वाइब्रेशन तो वही KBT है, 1 डायमेंशन में एवरेज एनर्जी भी KBT आएगी, 3 डायमेंशन में कितनी आएगी 3 KBT आएगी। टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3 RT हो जाएगी 3 KBT से, है ना। सेम कैलकुलेशन हमें करनी है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे dq = du + dw यानी P del V। चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी लेस, सो del V = 0, क्योंकि सॉलिड्स में वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होता है, तो del Q = del U। CV निकाल लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, du/dt, ये 3R आ जाएगा यार, है ना, 3R आ जाएगा, ये रहा CV 3R आ गया, और इससे CP भी 3R आ गया, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो नहीं रहा है, एक फैक्टर काम कर ही नहीं रहा है, दोनों 3R, तो CP/CV हो जाएगा 1। वाटर में क्या होगा, वाटर में इसको वाटर को अगर हम सॉलिड भी मान लें तो देख लो 3 एटम्स हैं इसके अंदर, है ना। 2 तो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक 2 तो हाइड्रोजन के हैं और एक किसका है ऑक्सीजन का है। 3 एटम है तो पॉली एटम वाला फॉर्मूला लगा दो, जो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी वो आएगी 3 KBT × 3 × Na, तो 9 RT आ गया, तो CP CV दोनों 9 R के इक्वल हो जाएगा।
अब अपन कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। According to classical mechanics, the specific heat which is calculated based on a degree of freedom should be independent of temperature. However, D is greater than 0, degree of freedom becomes insufficient. This shows classical mechanics is not enough. As a result, quantum mechanics came into play. According to the quantum mechanics, minimum non-zero energy is required for degree of freedom to come into play. Specific heats of all the substance approaches zero as T is tending to 0. When T is tending to 0, specific heat है ना वो भी 0 जाएगा। यानी अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 0 होगी। नाउ मीन फ्री पाथ, mean free path is average distance between the two successive collisions, ये आपको बताया हुआ है। Inside the case there are several molecules which are randomly moving and colliding with each other. The distance with which a particular gas molecule travels without colliding is known as mean free path. जितनी डिस्टेंस में कोलिजन नहीं हुआ, मॉलिक्यूल्स इधर उधर टकराएंगे, गैस में रहेंगे, तो वो क्या, जहां पर वो नहीं हुआ कोलिजन, दैट इज मीन फ्री पाथ, जहां पर कोलिजन नहीं हुआ। एक जस्ट मिनट, देयर आर लास्ट 2 स्लाइड्स, सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन मीन फ्री पाथ। अरे भाई आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर किसी कंटेनर में, यहाँ किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स था उससे कोलिजन हुआ, इसका टकराया, फिर ये इधर आया, फिर यहाँ पर टकराया, तो फिर यहाँ से इधर मूव गया। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, अब ये कोई ये रैंडमली स्ट्राइक कर कोलिजन होता है इनके बीच में, तो जो इनका एवरेज पाथ है जहां पर कोलिजन नहीं हुआ, विदाउट कोलाइडिंग जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, जो एवरेज जो है डिस्टेंस, इसी को मीन फ्री पाथ से नाम से हम जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंसीडर ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज ए स्फीयर। मान लीजिए कि ये सारे के सारे स्फीयर है जो मॉलिक्यूल्स हैं, और डी डायमीटर के हैं, और एवरेज स्पीड इनकी वी है, क्योंकि सब अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। Suppose the molecule suffers collision with any other molecules with a distance d. Any molecule will come within the distance range of its diameter. This molecule will have collision with that molecule. The volume within which a molecule suffers collision is V del T pi d square. V del T ये तो डिस्टेंस हो गई, इंटू पाई डी स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर क्या हो गया, है ना, जो उसका डायमीटर डी है। ये तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, तो उसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वहीं पे कहीं स्ट्राइक करेगा, और फिर वी डाल टी उसकी जो डिस्टेंस है उसको लेकर, तो वो वॉल्यूम ऐसा होगा, इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है ना, एरिया इंटू जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मॉलिक्यूल है और इसका ये यहाँ पर ये क्या है, इसका डायमीटर है। सो पाई डी स्क्वायर जो होगा, और इसने जैसे मान लो ये यहां से यहां तक पहुंचा, तब तक इसके अंदर कोलिजन नहीं हुआ, तो ये तो आ गई वी डी टी, डेल टी टाइम की बात कर रहे हैं ना, ये तो हो गई वी डेल टी डिस्टेंस। और ये यहां से लेकर यहां तक इसको कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो टोटल वॉल्यूम को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, इसका एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड। एरिया तो हो गया पाई डी स्क्वायर, और यहां हो गया वी डेल टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मान लीजिए एन है, तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आ जाएंगे, कितनी बार कोलिजन हुआ डेल टी टाइम में। रेट ऑफ कोलिजन के लिए हम टी से डेल टी से डिवाइड कर देंगे। अब ये इस तरह की छोटी छोटी टर्म्स है, कैलकुलेशन के काम आती है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो और ज्यादा लंबा दिया हुआ है। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाउ, टी ऐसे टाउ, है ना। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन तो टाउ वी टी, इसको डिवाइड करेंगे दिया आ जाएगा पाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना आप। एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है,
1/πd²। ठीक है, और ये वैल्यू है जो मॉडिफाइड कर देते हैं, फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, जिसमें मीन इसको है ना बाद में एक्सपेरिमेंट हुए, वास्तव में इसको ऑब्जर्व किया गया तो ये आया 1/√2πd²n। n यहाँ पर क्या है, वो जो आपने एक फैक्टर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, और डायरेक्ट इसलिए लिख दिया फिजिसिस्ट ने कि ताकि इसकी सही कैलकुलेशन कर सके। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। कंक्लूजन, मीन फ्री पाथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने ज्यादा होंगे मीन फ्री पाथ कम होगा, साइज जितना बड़ा होगा उतने जल्दी टकराएंगे, उसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम स्वेट बाय मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा इन विच एनी मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विथ इट, दैट इज कॉल्ड tau. So that's all in the काइनेटिक एनर्जी। अटेंडेंस अपने एक बार दे दो और उसके बाद लीव कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या थ्योरी बहुत ज्यादा है, इसमें आपको फिजिक्स का साथ थोड़ा भाव कम आएगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट स्टिल जब अपने सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर, बाय। अपने अटेंडेंस एक बार दे दीजिए।